कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का क्लास है आपका हिंदी व्याकरण समास। समास किसे कहते हैं तथा समास के कितने भेद हैं, चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो शब्द मिलकर जब किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसको समास कहा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास के भेद हैं 6: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास तथा द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो समास के भेद हैं 6 और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। आपका शुरुआत होता है अव्ययभाव समास। पहला समास है आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास को पढ़ने से पहले आप उसकी पहचान और ट्रिक देखिए। पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। अव्ययभाव समास की जब शुरुआत होती है तो इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय मतलब वह शब्द जो बदले ना जा सके तथा तोड़े ना जा सके, उन्हीं को हम अव्यय कहते हैं। जैसे पहला पद में शब्द आपको मिलेंगे अनु आ प्रति भर यथा यावत हर। यह वह शब्द हैं जो ना बदले जा सकते हैं तथा ना तोड़े जा सकते हैं, ना यह किसी भी शब्द की सहायता से बने हैं, इसीलिए इनको अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्ययभाव समास के पहले शब्द यही होंगे अनु आ प्रति भर यथा यावत हर। अब जैसे कि यहाँ पर समास तथा समास के विग्रह दिए हुए हैं। अनुरूप विग्रह क्या होगा? रूप के योग्य। अब इसमें क्या है? अनु है। मैंने क्या कहा? अनु आ प्रति, फिर आ जन्म में आ और प्रतिदिन में प्रति और भर पेट में भर, यथाशक्ति में यथा। अव्ययभाव समास को अव्ययभाव किस लिए कहा जाता है इसको भी जान लीजिए, क्योंकि इस समास का निर्माण अव्यय से हुआ है और इसका पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। एग्जामिनर कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछ लेता है कि किस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान है, तो अव्ययभाव समास का। समास को याद करते करते उसकी साथ में परिभाषा भी याद कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण। एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। समास भी पूछ लेगा और समास का विग्रह भी, जैसे कि अनुरूप। अब इसका पूछ लिया विग्रह क्या है, तो रूप के योग्य। हर चीज़ को पढ़िए और बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि आजन्म, जन्म से लेकर प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भर पेट, पेट भर के और यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को द्वंद्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जहाँ दोनों पद प्रधान होंगे वहाँ पर द्वंद्व जरूर होगा। द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? विग्रह करने पर और या तथा एवं आता है। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है तथा विपरीत शब्दों के आधार पर भी हम द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। विपरीत शब्दों के आधार पर ऐसे जैसे कि ठंडा का गर्म, नर का नारी, गुड़ का दोष, ऊंचा का नीचा और अपना का पराया। विपरीत शब्द का मतलब हम विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? दोनों पद प्रधान होते हैं, इसीलिए इसको हम द्वंद्व कहते हैं। विग्रह करने पर और या तथा एवं आता है और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। अब द्वंद्व समास में देखिए, जैसे ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म, ठीक है। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। अपना पराया, अपना और पराया। तो विग्रह करने पर या तथा और एवं आता है और समास में हमारा योजक चिन्ह होता है, उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। आपने अव्ययभाव समास पढ़ा तथा द्वंद्व समास पढ़ा। कभी कभी बच्चों से गलती हो जाती है योजक चिन्ह के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर जो 3 समास दिए हैं वह अव्ययभाव हैं और नीचे के 2 समास दिए हैं वह हैं द्वंद्व समास, और इन सभी में योजक चिन्ह है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि आप अव्ययभाव समास देखिए, हाथों हाथ, एक जैसे शब्द, बार बार एक जैसे शब्द, पल पल एक जैसे शब्द, लेकिन योजक चिन्ह है। और अव्ययभाव समास की पहचान होती है अनु और प्रतिभर यथा यावत हर। और अव्ययभाव समास में जैसे बार बार हर शब्द आया है, पल पल तथा हर पल। लेकिन द्वंद्व समास में क्या होते हैं? विपरीत अक्षर होते हैं, जैसे कि राधा का कृष्ण और पाप का पुण्य, मैंने आपको बताया था। और दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसीलिए यह द्वंद्व समास होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है जिससे आप गलती ना करें, इसलिए आपको इसको भी बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब है आपका द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान। इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्या वाचक होता है। समास समूह वाचक है। समूह वाचक का मतलब यह होता है कि विग्रह करने पर समूह का
बोध होता है और प्रथम पद इसका संख्या वाचक होता है। जैसे कि दिया हुआ है, सत सिंधु में सत संख्या है, दोपहर में 2 संख्या है, त्रिलोक में 3, चौराहा में 4, नवरात्र में 9 और पंचमढ़ी में 5 और सप्तऋषि में 7। तो जिस समास में प्रथम पद में संख्यावाचक होता है, जिस समास का प्रथम पद संख्या का बोध कराता है, वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है और यह समूहवाचक समास है। देखिए, जैसे सत सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार और चौराहा 4 राहों का समूह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, पंचमढ़ी 5 मणियों का समूह और सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। तो विग्रह करने पर समूह का बोध कराता है और प्रथम पद इसका संख्यावाचक होता है, वह हमारा द्विगु समास होता है। अब आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान देखिए, इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? कर्मधारय समास का। और विशेषण तथा विशेष का संबंध होता है। कर्मधारय समास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें विशेषण और विशेष्य होता है। जैसे कि यहाँ पर वाक्य दिया है, चरण कमल, कह रहा है चरण जो हैं वे किसके समान हैं? कमल के समान है। तो चरण की क्या बताई जा रही है? विशेषता। और जो विशेषता बताता है वह क्या होता है? विशेष्य होता है। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। कर्मधारय समास में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए कि कर्मधारय समास में विशेषण तथा विशेष्य का संबंध होता है। जैसे कनक लता, कनक किसी लता। अब लता कैसी है? कनक किसी है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। क्रोध अग्नि, अग्नि कैसी है? क्रोध रूप में है। लाल मणि, मणि कैसी है? लाल है। जहाँ पे रंग होगा वहाँ पे, जैसे कि विशेषण किस में आता है? जो रंग होता है वह विशेषण में जाता है। तो जैसे कि लाल मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो जो लाल मणि और नीलकंठ, लाल मणि तथा नीलकंठ, नीलकंठ, तो ये कौन से समास हो गए? कर्मधारय समास हो गए। जैसे कि लाल और नीला, कलर किस में जाता है? विशेषण में जाता है। और विशेषण किस में है? कर्मधारय समास में है। तो लाल मणि और नीलकंठ कौन से समास हो गए? कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास। अब है आपका बहुव्रीहि समास। कोई पद प्रधान नहीं होता। पहचान क्या होती है इसमें? कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता? बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर, कोई पद प्रधान नहीं होता लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो बहुव्रीहि समास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह हमारा बहुव्रीहि समास होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे कि देखिए, समास दिया है त्रिलोचन। अब क्या है? 3 है लोचन जिसके। तीसरा शब्द क्या हो गया? शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, शिव। तो तीसरा कौन हो गए? शिव। तो पीतांबर, पीत है अंबर पर जिसका, कौन है? कृष्ण। दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन? रावण। किसी दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें तो वह हमारा बहुव्रीहि समास होगा। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, कौन? शंकर। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह हमारा बहुव्रीहि समास होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया था? त्रिलोचन और चतुर्भुज। अब यहाँ पर आप इसको संख्यावाचक समास द्विगु में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसमें पहले प्रथम पद क्या है? संख्यावाचक। त्रि है मतलब 3 और चतुर्भुज मतलब 4। इसीलिए कहते हैं समास पर प्रैक्टिस कीजिए। पता चले आपने त्रि देख लिया और चतुर देख लिया और आप इसको द्विगु समास में लिए गए, तो इसीलिए समास का विग्रह भी सीखिए। क्योंकि त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके किस पे लागू हो गया? शिव पर। सिर्फ 3 लोचन किसके हैं सृष्टि में? सिर्फ शिव के लिए। क्योंकि यह जो त्रिलोचन शब्द है सिर्फ शिव के लिए ही लागू होता है, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास में है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, किसकी? सिर्फ श्री किसकी हैं? विष्णु की। जो चतुर्भुज शब्द है किस पर लागू होता है? सिर्फ विष्णु पर, इसीलिए किस में आता है? बहुव्रीहि समास में। तो संख्यावाचक और बहुव्रीहि समास में कभी कभार आप इस तरीके की गलती ना कर दें, इसलिए समास पर बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए।
अब है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान, द्वितीय पद प्रधान होता है। तो किस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास किस पर आधारित है? कारक चिन्ह पर। तत्पुरुष समास में सिर्फ 6 कारक होते हैं। वैसे तो 8 कारक हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में सिर्फ 6 कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ दिया गया है। तो एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि तत्पुरुष समास में कौन से कारक छोड़ दिए गए हैं। तो कर्ता और संबोधन कारक को तत्पुरुष समास से निकाल दिया गया है, मतलब छोड़ दिया गया है। तो तत्पुरुष समास में सिर्फ 6 कारक होते हैं और कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं किया जाता। तत्पुरुष समास को समझने से पहले आपको कारक को समझना होगा और उसके कारक चिन्ह का प्रयोग को समझना होगा कि कारक तथा कारक चिन्ह का समास में प्रयोग कैसे किया जाता है और कितने कारक हैं और कौन कौन से कारक का प्रयोग होता है, ये तो मैंने बता दिया। तो पहले आप कारक देखिए। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इधर आपका क्या दिया हुआ है? विभक्ति, और इधर कारक दिए हैं और इधर कारक चिन्ह दिया है। तो इसमें कर्ता कारक, पहला कारक छोड़ दिया गया है और अंतिम कारक संबोधन कारक भी छोड़ दिया गया है। तो तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह है, तो तत्पुरुष समास की शुरुआत होती है द्वितीय कारक से। कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को। और कर्ण का कारक चिन्ह है से तथा के द्वारा, और कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग होता है जुड़ने के लिए। संप्रदान कारक चिन्ह है के लिए, और अपादान का कारक चिन्ह क्या है? से तथा अलग होने के लिए। और संबंध का है काकी के, नानी ने तथा रारी रे, और अधिकरण का कारक चिन्ह है तथा मैं तथा पर। तत्पुरुष समास में सिर्फ 6 कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और जो यहाँ पे अपादान है यह है अलग होने के लिए, और कर्ण वाला कारक है से, वह होता है जुड़ने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं तत्पुरुष समास। अब जैसे यहाँ पे दिया है समास, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ पे क्या है? द्वितीय तत्पुरुष समास। इसको द्वितीय तत्पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें द्वितीय कारक है, और द्वितीय कारक कौन सा है? कर्म। और कर्म कारक क्या होता है? को। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। इसीलिए इसको द्वितीय तत्पुरुष तथा कर्म तत्पुरुष भी कहा जाता है। एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ ले कि कर्म तत्पुरुष कौन सा है या द्वितीय तत्पुरुष कौन सा है, तो आप दोनों ही आधार से इसको समझिए कि कर्म कारक को ही द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है, और तथा कर्म कारक को ही कर्म तत्पुरुष कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर विग्रह करने पर क्या आया है? को। तो सूर रचित, सूर द्वारा रचित, तो क्या है? तृतीय तत्पुरुष, मतलब तीसरा कारक क्या होता है? द्वारा। गुणहीन, मतलब गुण से हीन, तो पंचम तत्पुरुष तथा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष मैंने क्या बताया? तो वहां पर होता है से अलग होने के लिए। क्या होता है? गुण से हीन, वह किससे अलग हुआ है? गुणों से। शिवालय, शिव का आलय, षष्ठी तत्पुरुष तथा संबंध तत्पुरुष। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सप्तमी तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। फिर है आपका आप बीती, आप पर बीती, सप्तमी तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। परीक्षा भवन क्या है? परीक्षा के लिए भवन। कौन सा कारक है? संप्रदान के लिए, तो क्या हो गया? यह चौथा कारक है। कौन सा कारक है? चौथा कारक। तो इसको हम क्या कहेंगे? चतुर्थ तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास हमारा कारक चिन्ह पर आधारित है। बहुत अच्छे से आप कारक चिन्ह याद कीजिए, आपको तत्पुरुष समास में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी और आप तत्पुरुष समास को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इससे पहले आप जो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं उन सभी को बहुत अच्छे से याद कीजिए। तत्पुरुष समास का एक भाग है उपपद तत्पुरुष। इसकी पहचान होती है कारक चिन्ह नहीं होता। उपपद तत्पुरुष में कारक चिन्ह नहीं होता है। शब्दों के अंत में आप ट्रिक के आधार पर पहचान सकते हैं। शब्दों के अंत में ज्ञा, दा, पा, जा तथा गा, कर, कार, प्रद और हर, हन, इस्त आदि शब्द होते हैं। जैसे कि शब्द देखिए, कुंभकार में क्या है? कार। काव्यकार के अंत में क्या है? कार। और गृहस्थ के अंत में क्या है? इस्त। और पादप के अंत में क्या है? पा। तो ये कौन से समास हैं? यह हैं तत्पुरुष समास, जिनके अंत में शब्द होता है ज्ञा, दा, पा, जा तथा गा, कर, कार, प्रत तथा हर, हन और इस्त। इस तरीके के शब्द
जिस समास के अंत में होंगे। अगर आपसे उपपद तत्पुरुष समास पूछ ले और आपको पहचानने में दिक्कत हो तो आप इसकी ट्रिक याद रखना कि शब्दों के अंत में यही शब्द होंगे। ठीक है, क्लास तो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें, जिससे हम मोटिवेट होते रहें। ठीक है, धन्यवाद, क्योंकि आपका साथ ही उत्साह देता है।